जिलीन चेक रिपब्लिक का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन ये दुनिया भर में मशहूर हुआ टॉमस बाटा नामी एक शख्स की वजह से, जिसने उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी बाटा की बुनियाद रखी। चेक रिपब्लिक में इस फेमस ब्रांड का सही तलफ्फुज बाचा है, मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बाटा के नाम ही से जाना जाता है। जिलीन कस्बे में रहने वाले अक्सर घरानों का रोजगार पिछली कई सदियों से जूते बनाने से मुंसलिक था। टॉमस बाटा भी एक ऐसे ही मोची का बेटा था, लेकिन ये अपने लड़कपन ही से कुछ अलग अंदाज में सोचता था। उसने देखा कि उसका खानदान पिछले 400 बरस से जूते ही बनाता चला जा रहा है, लेकिन उनके हालात नहीं सुधरे। टॉमस बाटा ने यह तहैया किया कि उसने अपनी जिंदगी एक मोची की तरह नहीं गुजारनी। चुनाचे उसने अपनी बहन एना और भाई एंथनी के साथ मिलकर 1894 में बाटा नाम से एक कंपनी की बुनियाद रखी। और जैसा हर बड़े आदमी के साथ होता है, उसके इस ख्वाब पर लोग हंसे, क्योंकि जिलीन उस जमाने में एक अलग थलग दूर पसमानदा कस्बा था, जिस बस्ती की गलियां तक कच्ची थी और उसके पास से ट्रेन तक नहीं गुजरती थी। मगर लोगों के मजाक उड़ाने के बावजूद टॉमस बाटा अपने इस प्लान पर डटा रहा। शुरू में उसकी जूते बनाने की कंपनी में सिर्फ 10 लोग थे, लेकिन उन 10 वर्कर्स को 100 होते हुए देर न लगी। और इस तरक्की की बड़ी वजह थी टॉमस बाटा का विजनरी होना। कंपनी की शुरुआत ही से टॉमस ने प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए मोचियों पर रिलाय करने के बजाय मशीन मेड जूते बनाने का फैसला किया। दूसरा इनकलाबी फैसला था चमड़े की बजाय किसी और मटेरियल से जूते तैयार करना, क्योंकि टॉमस बाटा को रियलाइज हुआ कि चमड़े से जूते बनाना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि एक्सपेंसिव भी। चुनाचे 1896 में बाटा कंपनी ने दुनिया का पहला कैनवस शूज बनाया, जो वजन में हल्का, कीमत में इंतहाई कम और ड्यूरेबल भी बहुत था। कैनवस शूज की तैयारी ने शू इंडस्ट्री में एक तहलका बर्पा कर दिया। बाटा का काम चल निकला, लेकिन अभी उसकी शोहरत सिर्फ उसके कस्बे तक ही महदूद थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है। चुनाचे 1899 में इस कस्बे तक रेल की पटरी भी पहुंच गई और जिलीन के मार्केट को बाकी शहरों तक आसान रसाई मिल गई। टॉमस बाटा ज़हीन तो था ही, चुनाचे उसने अपनी फैक्ट्री रेलवे स्टेशन के करीब मुंतकिल कर ली। मशीन्स की मदद से टॉमस बाटा ने जूतों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। और सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ उसने सन 1903 में एक वर्कशॉप भी बनाई, जिसमें जूते बनाने की नई नई मशीन्स इजाद होना शुरू हुई। इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखने के लिए टॉमस बाटा ने बैरूनी मुल्कों के सफर भी शुरू कर दिए। वो जर्मनी और अमेरिका में शू बनाने वाली कंपनीज के विजिट पर गया। दुनिया के इस दौरे से उसे इल्म हुआ कि अगर उसने बाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, तो उसे अपनी कंपनी का वर्क कल्चर बदलना होगा। और एक पसमानदा से कस्बे में जिंदगी गुजार कर उसके वर्कर्स कभी भी उसके विजन को नहीं समझ सकते। चुनाचे टॉमस बाटा ने न सिर्फ अपनी कंपनी बल्कि पूरे जिलीन कस्बे की किस्मत बदलने का फैसला किया। उसने अपने इस आबाई टाउन की जिम्मेदारी उठाते हुए पहले यहाँ पर सड़कें पुख्ता करवाई, फिर स्कूल बनवाया, उसके बाद छोटे कर्जे देने के लिए एक प्राइवेट बैंक कायम किया, हत्ता के राब्तों की आसानी के लिए यहाँ पर टेलीफोन लाइन भी बिछाई। सबसे बढ़कर ये कि अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए इसने एक लेबर कॉलोनी तामीर की और उन मजदूरों के घरों में बिजली फराहम करने के लिए ग्रिड स्टेशन तक बनवाया। अगले चंद सालों में बाटा ने जिलीन नाम के इस पसमानदा इलाके को एक तरक्की याफ्ता टाउन की शक्ल दे दी। 1914 तक बाटा कंपनी के मुलाजमीन की तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी थी। और जब 1914 में ही पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो जहां हर तरफ तबाही और बर्बादी थी, तो वहीं पर बाटा कंपनी तरक्की की नई मनाजिल तय करती चली गई, जिसकी वजह बाटा कंपनी को लाखों की तादाद में मिलने वाले फौजी बूटों के ऑर्डर्स थे। वक्त पर ये ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए टॉमस बाटा ने अपनी फैक्ट्रीज की तादाद बढ़ाई और देखते ही देखते इसके मुलाजमीन की तादाद हजारों में पहुंच गई। बाटा कंपनी में हर महीने तकरीबन 2 लाख जूते बनना शुरू हो गए और खुसूसी ट्रेन के जरिए ये जूते फौजी यूनिट्स में डायरेक्ट पहुंचना भी शुरू हुए। यूं चंद साल के अंदर अंदर बाटा यूरोप का सबसे बड़ा शू ब्रांड बन गया। लेकिन अभी टॉमस बाटा का विजन पूरा नहीं हुआ था। उसने सिर्फ गवर्नमेंट अदारों तक महदूद रहने की बजाय अपना ब्रांड अवाम में ले जाने का फैसला किया और लोगों के लिए 18 दुकानें खोली। लेकिन जैसा कि हर कामयाब शख्स की कहानी में होता है, बाटा को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सन 1918 में जब पहली वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो फौजियों के लिए बनाए जाने वाले जूतों के ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए और बाटा का कारोबार आधे से भी कम हो गया। उस वक्त तक टॉमस बाटा की फैक्ट्रीज में 6000 के करीब लोग काम कर रहे थे और उन सबको तनख्वाहें वक्त पर देना मुश्किल हुआ। लेकिन आहनी असाब और बेहतरीन सोच रखने वाले इस शख्स ने इसका हल भी ढूंढ निकाला और वो हल था आम गाहक तक रसाई। चुनाचे इसने अपनी जूतों की कीमत 40% तक कम कर दी और साथ ही साथ पूरे यूरोप में अपने ब्रांड के आउटलेट्स बनाना शुरू कर दिए। कीमतों का गिराना बाटा कंपनी की जानिब से एक पहली सेल थी, जिसका सिलसिला आज तक जारी है और दुनिया भर में बाटा कंपनी साल में 1 या 2 मरतबा सेल जरूर लगाती है। टॉमस बाटा की ये स्ट्रेटेजी इस कदर कामयाब रही कि जिलीन नाम के इस कस्बे में उसकी 64 फैक्ट्रियां हो चुकी थी। दौलत की रेल पेल होते ही टॉमस बाटा ने अपने कारोबार को एक्सपेंड करने का फैसला किया और हवाई चप्पल बनाते बनाते उसने हवाई जहाज बनाने
बनाने की फैक्ट्री लगा डाली। उसकी कंपनी में 6 सीट्स वाले छोटे जहाज बनाए जाते थे और किस्मत देखिए कि सन 1932 में टॉमस बाटा की हलाकत एक हवाई जहाज के हादसे ही में हुई। लेकिन मरने से पहले ये अजीम बिजनेसमैन अपने पूरे इलाके की किस्मत बदल चुका था। जिलीन नाम के उस कस्बे में अब एक भी गली कच्ची नहीं थी। यहाँ पर 100% बच्चे स्कूल जाते थे। टॉमस बाटा उन्हें बिजली और टेलीफोन की सहूलत दे चुका था और इस शहर में हर शख्स के पास रोजगार था। उस दौर में बाटा ने इस छोटे से कस्बे में 100 मंजिला इमारत तामीर करवाई और ये इमारत आज तक कायम है। टॉमस बाटा की वफात के बाद उसके बेटे थॉमस जूनियर ने कंपनी के मामलात संभाले और बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू किया। लेकिन दूसरी जंग अजीम के दौरान जिलीन कस्बे पर अटैक हुआ और बमबारी की वजह से तमाम फैक्ट्रीज तबाह हो गयी। थॉमस बाटा जूनियर चेक रिपब्लिक से कनाडा चला गया और वहाँ पर उसने बाटा कंपनी की बुनियाद रखी और बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन जो ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ तो उसे अपने आबाई वतन की याद सताई और ये पूरा खानदान वापस जिलीन आया, अपनी फैक्ट्रीज की मरम्मत करवाई और दोबारा से काम शुरू कर दिया। जंग से उन्होंने ये सबक सीखा कि उन्हें अपने प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं रखने चाहिए। चुनाचे उन्होंने अपने ब्रांड को इंटरनेशनल करने का फैसला किया। जल्द ही वो इसमें भी इंतहाई कामयाब रहे क्योंकि 1970 तक बाटा कंपनी के दुनिया के 99 ममालिक में 98 से ज्यादा पार्टनर्स थे। इसमें 90,000 के करीब मुलाजिम थे और ये हर साल तकरीबन 2.5 करोड़ शूज पेयर बना रहे थे। बाटा के दुनिया भर में 5,000 के करीब आउटलेट्स थे और इस तरह ये दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी में तब्दील होकर रह गई। लेकिन जिस तरह हर अरूज को जवाल है, बाटा कंपनी का भी ये मुकद्दर बना। खानदानी इख्तलाफात और झगड़ों की वजह से जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शू कंपनी के हिस्से होना शुरू हो गए। नई आने वाली नस्लों ने बुजुर्गों की कमाई गई दौलत को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन यूनिट्स पर ताले लगना शुरू हुए और फैक्ट्रीज खंडर में तब्दील हो गई। इसी दौरान चाइना ने दुनिया भर को सस्ते तरीन जूते सप्लाई करना शुरू कर दिए और वो कंपनी जिसे दुनिया की 2 अजीम जंगें नहीं गिरा सकी थी, उसे खानदानी झगड़ों और चाइना की माशी पेशकदमी ने कुचल कर रख दिया। जिलीन नाम के जिस कस्बे से दुनिया के सबसे बड़े शू ब्रांड की शुरुआत हुई थी, अब वहाँ पर बाटा का नाम तक नहीं है, बस एक म्यूजियम जरूर मौजूद है जिसमें टॉमस बाटा और इस कंपनी की बाकियात रखी गई हैं। इसी म्यूजियम में बाटा की जानिब से डिजाइन किए गए जूते भी निशानी के तौर पर रखे गए हैं और इसी तरह के एक शोकेस में पाकिस्तानी खुस्सा भी मौजूद है। इसी म्यूजियम के बाहर ही टॉमस बाटा का एक मुजस्मा भी बनाया गया है। अब भले बाटा कंपनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती ही क्यों न चली जाए, लेकिन टॉमस बाटा का नाम कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि दोस्तों वो महज एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि दूसरे इंसानों की भलाई और उनका दर्द महसूस करने वाला अजीम शख्स भी था। और यही वो खसूसियत है जो किसी को भी तारीख के औराक में हमेशा के लिए अमर कर देती है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको टॉमस बाटा की ये कहानी? अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।